In this video, we'll discuss about the solutions of immunology. Immunology के December 2022 के पेपर के solutions डिस्कस करते हैं. Now let us begin. The first question is match the following. जो first question होता है उसके objective type का ही होता है match the following, fill up, true, false या definitions. तो the first thing is mesangial cells. Mesangial cells immune cells होते हैं जो कि present होते हैं, जो phagocytes kidneys में present होते हैं उनको mesangial cells बोलते हैं. मोनोकाइंस की अगर हम बात करें तो मोनोकाइंस आर एक्सप्रेस्ड ऑन टी सेल्स. तो कुछ साइटोकाइंस प्रेजेंट होते हैं टी सेल्स के ऊपर, दोज आर नोन एज मोनोकाइंस. नेक्स्ट इज बी सेल्स. बी सेल्स हमें पता है कि बी सेल्स जो होते हैं वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं. तो बेसिकली दे बियर एंटीबॉडी ऑन देयर सेल सर्फेस. एंड द लास्ट ऑप्शन इज इंटरफेरॉन्स. इंटरफेरॉन्स एंटीवायरल स्टेट. इंटरफेरॉन की शॉर्ट फॉर्म IFN. These are the cytokines which are released in response to viral infection. तो ये हमारी बॉडी में एंटीवायरल स्टेट क्रिएट करते हैं. The next question is definitions. First one is autoantigen. ऑटो एंटीजन बेसिकली होता है वो एंटीजन जो हमारे खुद के हमारे सेल्स के ऊपर रिएक्ट करता है या अटैक करता है, एंड दे मे लीड टू ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स. The body can recognize between self and non-self antigens and induce immune response against non-self. तो हमारी बॉडी जो है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ को, हमने पढ़ा था ये चीज़ इम्यूनिटी के बेसिक लेक्चर में, कि हमारे इम्यून सिस्टम का पहला काम होता है रिकॉग्नाइज करना सेल्फ और नॉन सेल्फ को, और नॉन सेल्फ के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करना. But sometimes in autoimmune disorders, antibody can be produced against self-antigens. Such antigens are called autoantigens. तो वो antigens जिनके against हमारी body antibody produce कर रही है, those are autoantigens. These antigens under normal conditions should not be the target of immune system. The antigens present in cell tissues normally do not elicit immune response. तो बेसिकली हमारे जो सेल्फ एंटीजन्स होते हैं उनकी वजह से बॉडी में कभी भी कोई इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होता अंडर नॉर्मल कंडीशंस. But in a disease condition, they may evoke immune response and produce autoantibodies, and such antigens are called autoantigens. नेक्स्ट डेफिनेशन इज इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन के बारे में हमने एक शॉर्ट लेक्चर भी पढ़ा हुआ है कि अगर हमें पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करना हो या इन्फ्लेमेशन की अलग अलग चीज़ें एक्सप्लेन करनी हो, तो इन्फ्लेमेशन का बेसिक मतलब है जब हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन एंटर करता है या वूंड या इंजरी के थ्रू एंटर करता है, स्किन के थ्रू, तो हमारी बॉडी में जो स्वेलिंग, पेन या ये सारे फीचर्स होते हैं, ऑल दिस इज़ अ पार्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन. In inflammation, there is leakage of fluid from blood vessel due to vasodilation and increase in permeability. तो बेसिकली हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें डायलेशन आ जाती है, मतलब कि वो एक्सपैंड होने लग जाती हैं ताकि मोर फ्लूइड कैन कम ओवर है, और ज़्यादा फ्लूइड यहाँ पे आएगा, और प्लस इनकी परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है. परमेबिलिटी इंक्रीज़ होने से जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं अटैक करने के लिए, या कोई सेल्स दे में पोर आउट, सम फ्लूइड में पोर आउट. देयर इज़ इन्फ्लक्स ऑफ सेल्स टू द एरिया ऑफ पैथोजन इन्वेजन और डैमेज. तो यहाँ पे जो डैमेज या जो इंजरी का एरिया होता है वहाँ पे इन्फ्लक्स ऑफ सेल्स मतलब मोर ऑफ सेल्स लाइक phagocytes and platelets, more of the cells are accumulated here. Inflammation is a cascade of events triggered due to wound or tissue damage or pathogen invasion. It involves cells, blood vessels and various molecular mediators. Molecular mediators क्यों? क्योंकि वहाँ पे जितने भी cells influx हो रहे हैं, accumulate हो रहे हैं, हमने पढ़ा था ये फर्स्ट स्टेज होती है marginalization की. तो these are due to molecular mediators and there are cell derived molecular mediators जो होते हैं वो cell derived भी हो सकते हैं, वो plasma derived भी हो सकते हैं. cell derived का एग्जांपल है हिस्टामिन और plasma derived का एग्जांपल है हेजमैन फैक्टर. द नेक्स्ट टर्म इज़ एविडिटी. एविडिटी का मतलब होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग बनता है, तो दैट इज़ एविडिटी. द स्ट्रेंथ ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग व्हेन मल्टीपल एपिटोप्स ऑन एन एंटीजन इंटरैक्ट विद मल्टीपल साइट्स ऑफ एन एंटीबॉडी. तो बेसिकली आपने देखा होगा कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, फोक टाइप स्ट्रक्चर होता है. एंटीबॉडी की जो बाइंडिंग साइट्स होती हैं वो यहाँ आगे की साइड पे होती है.
ठीक है। और सिमिलर साइट जो भी एंटीजन होगा उसकी भी यहाँ पे साइट्स होंगी जो इन साइट्स के साथ बाइंड करेंगी। तो एंटीजन एंटीबॉडी में मल्टीपल एपिटोप्स ऑफ एंटीजन इंटरैक्ट विद मल्टीपल बाइंडिंग साइट्स ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी की जो बाइंडिंग साइट्स है वो एंटीजन की बाइंडिंग साइट्स, एंटीजन की बाइंडिंग साइट्स को हम बोलते हैं एपिटोप्स, उनके साथ बाइंड करती हैं। एविडिटी डिस्क्राइब्स द मेजर ऑफ ओवरऑल और एक्यूमुलेटेड स्ट्रेंथ ऑफ अ प्रोटीन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। तो इन ये कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है ये कितना स्ट्रॉन्ग है दैट कैन बी अंडरस्टूड in the form of avidity. The total strength of all known covalent interactions between an antibody binding to its ligand. तो अगर हम बात करें जैसे IgM जो एंटीबॉडी होती है वो पेंटामेरिक होती है और उसकी 10 बाइंडिंग साइट्स होती है। तो ऑब्वियसली उसकी 10 बाइंडिंग साइट्स है, मतलब एट ए टाइम वो 10 एपिटोप्स के साथ एंटीजन्स के साथ बाइंड कर सकती है। सो इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एविडिटी। द नेक्स्ट टर्म इज़ हैवी चेन ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी के अंदर 2 लाइट चेन्स होती हैं और 2 हैवी चेन्स होती हैं। द लाइट चेन, हैवी चेन एंड लाइट चेन आर 2 सब यूनिट्स ऑफ एंटीबॉडी। हैवी चेन इज़ द लार्ज पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट जो आपको यहाँ पे दिख रही है, while light chain is small polypeptide subunit. Heavy chain can be of 5 types. I guess आपको पता होगा कि जो हमारी एंटीबॉडी होती है वो 5 टाइप की होती है, G, A, M, E and B। और ये जो 5 टाइप की एंटीबॉडीज़ का नाम है IgM, IgD, IgG, IgE, IgA, वो नाम पड़ा है ड्यू टू द नेम ऑफ द हैवी चेन। अगर हैवी चेन म्यू प्रेजेंट होगी तो वो होगी IgM। अगर हैवी चेन गामा प्रेजेंट होगी, अगर हैवी चेन डेल्टा प्रेजेंट होगी तो वो नाम होगा D। अगर हैवी चेन गामा प्रेजेंट होगी तो IgG इम्यूनोग्लोबुलिन G। अगर एप्सिलॉन प्रेजेंट होगी तो वो IgE और अगर अल्फ़ा प्रेजेंट होगी तो IgE। The next is true or false. IgM has less affinity than IgG, तो उसकी affinity ज़्यादा है क्योंकि उसके पास binding site ज़्यादा है। Lymph come from fluid out of the blood vessels, ये false है। Pasteur coined the term vaccination? No. Edward Jenner coined the term vaccination. Innate immunity is antigen dependent? नहीं, हमने पढ़ा था कि ये antigen independent होती है, whereas adaptive immunity is antigen dependent. The next question is difference between the following. So the first one is plasma B cells and memory B cells. हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि बी सेल्स जो होते हैं, क्लोनल सिलेक्शन में भी पढ़ा था कि प्रोलिफरेट होते हैं एक स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट, जो स्पेसिफिक इम्यूनोकॉम्पिटेंट बी सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। क्लोनल सिलेक्शन होती है, क्लोनल प्रोलिफरेशन होती है, उसके बाद वंस द बी सेल्स आर एक्टिवेटेड तो वो 2 टाइप्स के सेल प्रोड्यूस करते हैं, प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स। प्लाज्मा सेल्स का काम होता है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना, और मेमोरी सेल्स का बारे में हमने पढ़ा था कि मेमोरी सेल्स का एज द नेम सजेस्ट कि वो मेमोराइज कर लेते हैं उस एंटीजन को, और जब सब्सिक्वेंट एक्सपोजर होता है तो वो उसके अगेंस्ट विग्रेसली एक्ट करते हैं। So plasma cells rapidly secrete antibodies while the memory cells act on the subsequent exposure. Plasma cells का काम क्या है? एंटीबॉडी secrete करना। memory cells का काम क्या है? subsequent, जब next time exposure होगा तब उसके साथ उसके against act करना। The key difference between plasma cell and memory cell is that plasma cells are the final stage of B cell proliferation. मेन काम क्या है बी सेल्स का, बी लिम्फोसाइट्स का मेन काम क्या है? इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करना, और वो कैसे करेंगे? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करके। और एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस कर रहा है? प्लाज्मा सेल। तो बेसिकली जो मेन काम है, जो फाइनल स्टेज है बी सेल्स के काम करने की, वो यही है कि बी सेल्स प्रोलिफरेट हो रही हैं ताकि दे कैन प्रोड्यूस मोर एंड मोर ऑफ antibodies, whereas memory B cells are dormant stage of B cell proliferation that remember antigen। ये dormant मतलब ये भी resting stage में है, ये antigen को remember करेगा and react immediately upon exposure to the antigen next time. The next is difference between allergy and hypersensitivity. In general, immune system generates inflammatory response टू एंटीजन। जब भी हमारी बॉडी में कोई एंटीजन, कोई फॉरेन एंटीजन एंटर करता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट इन्फ्लेमेशन या इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है। वो इन्फ्लेमेशन इट कैन बी फीवर, कफ, स्नीजिंग, पेन, स्वेलिंग, रेडिशनेस, एनीथिंग। समटाइम्स even under normal condition our immune system elicit inappropriate reaction in response to antigen। कभी कभी नॉर्मल कंडीशन में भी हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है ऐसे कोई इनअप्रोप्रिएट रिएक्शन शो करते हैं। Antigens that are responsible for such inappropriate response are known as allergens। और जब हमारी बॉडी में ऐसा कोई फॉरेन एंटीजन नहीं हुआ लेकिन स्टिल हमें ये रेडिशनेस, स्वेलिंग, पेन, फीवर या ऐसी कोई भी चीज़ हो रही है, तो द रिस्पॉन्सिबल एंटीजन, जिन एंटीजन की वजह से हो रही है उन्हें बोलेंगे एलर्जेंस, एंड सच रिएक्शंस आर नोन एज
एलर्जी। वेयर अगर हम हाइपर सेंसिटिविटी की बात करें, बोथ द टर्म्स आर वेरी क्लोजली रिलेटेड, बट डेफिनेशन में फ़र्क है। हाइपर सेंसिटिविटी इज अ टर्म यूज टू डिनोट एक्सेसिव इम्यून रिस्पॉन्स टू फॉरेन और सेल्फ एंटीजन। यहाँ पे भी इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है, फॉरेन एंटीजन के अगेंस्ट भी हो सकता है, सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट भी। द टर्म एलर्जी वॉज coined by Clemens von Perquit and often it is used synonymously with hypersensitivity। काफ़ी बार हाइपर सेंसिटिविटी की जगह वर्ड एलर्जी यूज़ करा जाता है। Clemens defined allergy as an alternative state of body immune response to foreign substances। Clemens ने बोला था कि एलर्जी एक वो स्टेट है जब हमारी बॉडी किसी भी फॉरेन सब्सटेंस के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है। The definition, however, was applicable for all immunological reactions, but now allergy is known to be a type or class of hypersensitivity। अब एलर्जी को हम hypersensitivity की एक क्लास में, there are 4 to 5 classes of hypersensitivity and one of those classes allergy। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन हैप्टेन एंड एंटीजन। जब हम बात करते हैं एंटीजन की, तो हम कहते हैं कि एंटीजन एक वो फॉरेन सब्सटेंस है जो कि हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को इवोक करता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कराता है और उस एंटीबॉडी के साथ वो बाइंड करता है। दैट मीन केमिकल कंपाउंड, इट कैन बी अ प्रोटीन, इट कैन बी अ ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, इट कैन बी एनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच कैन इवोक एन इम्यून रिस्पॉन्स। लेकिन हैप्टेन क्या है, वेयर एज हैप्टेन कैन ऑल्सो डू दैट थिंग, बट बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल मॉलिक्यूलर साइज दे आर एंटीजेनिक। बट क्योंकि उनका स्मॉल मॉलिक्यूलर साइज है तो उसकी वजह से वो इम्यून रिस्पॉन्स को प्रॉपर्ली इवोक नहीं कर पाते। लेकिन अगर उन्हें किसी प्रोएंजाइम के साथ, किसी कैरियर के साथ, किसी प्रोटीन के साथ बाइंड कर दिया जाए, देन दे विल बी एंटीजेनिक। So antigen, an organic molecule which can evoke an immune response on its own. It can evoke immune response without being bound to any other molecule। इसका जो एंटीजेनिक होने के लिए द मॉलिक्यूलर वेट शुड बी एटलीस्ट 8000, या हम नॉर्मली कह के चलते हैं कि 10,000 किलो डाल्टन से अबव होना चाहिए। कोई भी अगर मॉलिक्यूल 10,000 किलो डाल्टन या उससे अबव मॉलिक्यूलर वेट का है तो इट कैन बी अ पोटेंशियल एंटीजन। इट इंटरैक्ट विद MHC मॉलिक्यूल, एग्जाम्पल हो गए कोई भी प्रोटीन, पेप्टाइड, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा। और अगर हम बात करते हैं हैप्टेन की, इट इज़ अ स्मॉल मॉलिक्यूल विच कैन नॉट इवोक एन इम्यून रिस्पॉन्स एंड जस्ट वाई डजंट इट इवोक एन इम्यून रिस्पॉन्स, बिकॉज ऑफ इट्स लो मॉलिक्यूलर वेट। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत कम होता है, एज लो एज 1 किलो डाल्टन। इट हैज़ टू बी बाउंड टू एनी अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसको हम बोलते हैं कैरियर, टू बी एंटीजेनिक। इट डज नॉट इंटरैक्ट विद MHC ऑन इट्स ओन अनलेस एंड अनटिल, जब तक ये किसी कैरियर के साथ बाउंड ना हो। इसका एग्जाम्पल हो गया डाइनाइट्रोफिनॉल, बायोटिन, सर्टेन एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन, एनेस्थेटिक्स एक्सेट्रा। तो वो जो एंटीजेनिक है, अगर आप एक एग्जांपल देखो, हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, व्हाई आर दे नॉट एंटीजेनिक टू अस? वो हमारे लिए एंटीजेनिक क्यों नहीं है? वो भी तो फॉरेन सब्सटेंस है, उसके अगेंस्ट बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स क्यों नहीं जनरेट करी? जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स लो मॉलिक्यूलर वेट। So antigen is a substance that binds specifically to an antigen or antibody or T cell receptor. Hapten is a low molecular weight molecule that can be made immunogenic by conjugation with a suitable carrier। Haptens are incomplete antigen, हम इन्हें incomplete antigen भी बोल सकते हैं because they cannot evoke immune response on their own। Haptens usually bind with a carrier protein to become antigenic। The next is endogenous and exogenous pathway of antigenic presentation cell। एक्सोजेनस का मतलब ही होता है बाहर से। तो जब भी कोई एंटीजन बाहर से हमारी बॉडी में एंटर करता है तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोजेनस एंटीजन प्रोसेसिंग। एक्सोजेनस एंटीजन इज टेकन अप बाय अ सेल by phagocytosis or endocytosis and degraded into smaller peptides। This process is performed by antigenic presenting cells like macrophages, dendritic cells, and B cells in endocytic processing pathway। The antigenic peptides produced are bound to MHC class 2 molecule। तो बेसिकली अगर कोई भी एंटीजन एक्सोजेनस बाहर से कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, तो जो हमारे एंटीजेनिक प्रेजेंटिंग सेल है, चाहे वो कोई भी फैगोसाइट्स हो, डेंड्रिटिक सेल्स हो, बी सेल्स हो, कुछ भी हो, वो उसके एंटीजन्स को ब्रेक करेंगे और ब्रेक करके किसके ऊपर प्रेजेंट करेंगे? MHC class 2 मॉलिक्यूल्स के ऊपर। Therefore, the presentation of exogenous peptides is limited to antigenic presenting cells that bear MHC class 2। तो इसको हम क्लास रिस्ट्रिक्शन भी बोल सकते हैं कि जो भी एक्सोजेनस एंटीजन होगा उसकी प्रोसेसिंग किस पे होगी? MHC class 2 मॉलिक्यूल्स के ऊपर। Whereas endogenous antigen processing are produced inside host cell। ये होस्ट सेल के अंदर ही होती है, जैसे हमारे खुद के सेल, जैसे वायरस होता है, वायरस सेल के अंदर होता है,
तो वायरल के केस में हो गया या फिर कुछ कैंसरस सेल्स हो गए उनके केस में हो गया, वहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो एंडोजेनस एंटीजेंस है. सो कॉमन सोर्सेज ऑफ एंडोजेनस एंटीजेंस आर कैंसरस सेल, वायरस इन्फेक्टेड सेल, दिस कंटिन्यूसली फॉर्म वायरल प्रोटीन. दे आर डिग्रेडेड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स. ये ईआर के अंदर इनको डिग्रेड करते हैं और ये फ्रेगमेंट्स मतलब डिग्रेड कर रहे हैं तो उनके एंटीजन को प्रेजेंट भी करेंगे और ये एंटीजन को प्रेजेंट किस पे कर रहे हैं, MHC class 1 molecules पे, and move to the cell surface. Class 1 MHC antigen complex is recognized by CD8 bearing T cells. These cells are killed by cytotoxic T cells. जब हमने इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि MHC मॉलिक्यूल पर अगर सपोज ये कोई भी APC और इसके ऊपर है MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल, तो इसको रिकॉग्नाइज कौन करेगा, इसको रिकॉग्नाइज वो टी सेल्स करेंगे जिनके ऊपर CD8 क्लस्टर ऑफ डिफ्रेंसिएशन 8 प्रेजेंट है. तो CD8 बियरिंग सेल्स जो होते हैं दैट आर साइटोटॉक्सिक टी सेल. तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स ही MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एनी 5 फंक्शंस ऑफ द मैक्रोफेजेस. मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो बेसिकली हमारी बॉडी में एक तो बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं विच इज़ फैगोसाइटोसिस, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं. फैगोसाइटोसिस इम्प्रूव कैपेबिलिटी इन किलिंग फैगोसाइटोस माइक्रोब्स. ये हमने पढ़ा था कि वो इनगल्फ करते हैं, इनगल्फ करने के बाद लाइजोसोम के साथ बाइंड करके फैगोलाइजोसोम बनते हैं, फिर उसकी सब्सिक्वेंट प्रोसेसिंग होती है. नेक्स्ट इज साइटोकाइन प्रोडक्शन. यहाँ पे साइटोकाइन प्रोडक्शन भी होता है. मैक्रोफेजेस के थ्रू जो साइटोकाइन प्रोड्यूस होती है उनको हम मोनोकाइंस भी बोलते हैं. तो साइटोकाइंस बेसिकली दीज आर सर्टेन केमिकल्स विच हेल्प टू जनरेट या विच हेल्प टू एक्टिवेट द इम्यून रिस्पॉन्स, जो कि टी सेल्स को, बी सेल्स को चेन ऑफ इवेंट्स में उनको एक्टिवेट करते हैं. तो इन्हांस इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर प्रोडक्शन, इम्प्रूव कैपेसिटी ऑफ टी सेल एक्टिवेशन. इन्हीं साइटोकाइन की वजह से टी सेल एक्टिवेशन में भी हेल्प होता है. किलिंग एंडोजिनस एंटीजन, जो भी एंडोजिनस एंटीजन है जो सेल के अंदर है, secrete different cytotoxic protein that aid killing of wide variety of pathogens including intracellular bacteria, virus infected cells and tumor cells. जैसे कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर सिक्रीट हो गया, इंटरफेरॉन सिक्रीट हो गए. तो ये कुछ केमिकल्स हैं जो इन सेल्स के ऊपर टारगेट करेंगे और एंडोजेनस एंटीजन्स को किल करेंगे. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम, जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है मैक्रोफेजेस का, वो है एंटीजन प्रेजेंटेशन. जब ये एंटीजन प्रेजेंटेशन करते हैं, एक्सोजेनस एंटीजन की प्रेजेंटेशन करते हैं, और अभी हमने पढ़ा जो एक्सोजेनस एंटीजन्स हैं वो MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे. तो ये सेल को इंगल्फ करते हैं, उसके एंटीजन्स को ब्रेक करते हैं और ब्रेक करने के बाद उनको MHC मॉलिक्यूल के ऊपर प्रेजेंट करते हैं. सो दीज आर वेरी गुड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज ऑप्सोनाइजेशन. मैक्रोफेजेस कैन डिप्लॉय alternate mechanism through which antigens could be made more susceptible to phagocytosis. अब जो फैगोसाइटोसिस हो रहा है वो कभी कभी फैगोसाइटोसिस खुद से हो जाता है और कभी कभी फैगोसाइटोसिस सिग्नल्ड होता है. मतलब कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो उस फैगोसाइटोसिस को करवाएंगे, जो उसके अगेंस्ट मतलब एक सिग्नलिंग करेंगे सो दैट मैक्रोफेजेस या डेंड्रिटिक सेल्स या न्यूट्रोफिल्स आके उस एंटीजन को इनगल्फ करके ख़त्म करें. दिस मैकेनिज्म, तो ये जो प्रोग्राम्ड फैगोसाइटोसिस होती है इसको बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन. In opsonization, an antigen say a bacteria is coated with appropriate antibody forming an antigen antibody complex. तो मान लो अगर कोई बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया को कोट कर दिया एक एंटीबॉडी के साथ ताकि बैक्टीरिया का और उस एंटीबॉडी का एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. अब अगर ये बैक्टीरिया है और हमने इसको कोट कर दिया एक एंटीबॉडी के साथ, ठीक है, तो अब बैक्टीरिया और एंटीबॉडी का एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया. अ सेकेंड एंटीबॉडी फॉर्म्स अ लिंक विद बिटवीन द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स एंड द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द मैक्रोफेज. अब यहाँ पे ये मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज को इससे लिंक करने के लिए एक एंटीजन एंटीबॉडी होगी जो एक रिसेप्टर की तरह मीडिएट करेगी ताकि इस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को इस मैक्रोफेज के साथ वो इजीली बाइंड कर सके. द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स readily binds to the macrophage receptor due to high affinity of the second antibody with the receptor than the complex alone.
तो इसके मैक्रोफेज के रिसेप्टर के लिए हाई एफिनिटी है, तो ये इसके साथ बहुत अच्छे से बाइंड करेगी। ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो इसके साथ भी अच्छे से बाइंड करेंगे। और इस बाइंडिंग की वजह से ये जो फॉरेन एंटीजन है वो मैक्रोफेज के साथ इनडायरेक्टली बाइंड हो गया, एंड दिस रिजल्ट्स इन एनहांस्ड फैगोसाइटोसिस। सो दिस वाज ऑप्सोनाइजेशन। काफ़ी बार जो ऑप्सोनाइजेशन होती है मैक्रोफेजेस की वजह से भी होते हैं, काफ़ी बार ये कॉम्प्लीमेंट्स की वजह से भी होते हैं। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स भी कभी कभी इनहांस फैगोसाइटोसिस करवाने में रोल प्ले करते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज हाउ डज लाइसिस अकर बाय ऑल्टरनेटिव पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। हमने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, क्लासिकल, ऑल्टरनेटिव एंड लेक्टिन। तो यहाँ पे हमसे पूछा हुआ है ऑल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एज अ होल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके क्वेश्चन हर पेपर में इन वन फॉर्म और द अदर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। क्लासिकल पाथवे में हमने पढ़ा था कि क्लासिकल पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम तब एक्टिवेट होता है जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन ऑल्टरनेटिव पाथवे में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट होने के लिए एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनने की कोई ज़रूरत नहीं होती। सो द ऑल्टरनेटिव पाथवे डज नॉट नीड द फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर इट्स एक्टिवेशन. It is initiated by molecules present on pathogens are foreign to the host. तो बेसिकली मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं पैथोजन के ऊपर, जो फॉरेन एंटीजन जो प्रेजेंट है, जो मॉलिक्यूलर पैटर्न्स प्रेजेंट है, उनकी वजह से, जिन्हें हमने बोला था पैम्प्स, उनकी वजह से ये पाथवे जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। ऑल्टरनेटिव पाथवे कैन बी एक्टिवेटेड बाय सेल वॉल कंपोनेंट ऑफ बोथ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, देयरफॉर इट इज़ ऑफन कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ इनेट इम्यून रिस्पॉन्स। तो जब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा, जब ये पाथवे एक्टिवेट होगा, तो जो C3 मॉलिक्यूल है, जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का थर्ड प्रोटीन है, वो ब्रेक होके C3b और C3a बनाएगा। C3b जो है वो सीरम में ही रहेगा और वो फैक्टर B के साथ बाइंड आउट कर जाएगा। फैक्टर B के साथ बाइंड करेगा, फिर बन जाएगा C3bb। उसके बाद ये बाइंड करेगा फैक्टर डी के साथ। जैसे ही ये फैक्टर डी के साथ बाइंड कर जाता है, ये जो है वो C3 कन्वर्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। C3 कन्वर्टेज का मतलब है कि ये स्टेबलाइज तो हो गया प्रॉपर्टीन की हेल्प से, प्लस ये कन्वर्टेज बन गया, तो अब ये C3a को किस में कन्वर्ट कर देगा, C3b में, विच इज़ मोर। तो ये इस साइकिल को वापस और ज़्यादा इन्हांस कर देगा। अब उसके बाद क्या होगा, ये जो C3 है इट विल एक्ट एज C5 कन्वर्टेज। ये C3 इसके साथ बाइंड हो गया, फिर ये क्या कर रहा है, C3 कन्वर्टेज की तरह एक्ट कर रहा है। C3 कन्वर्टेज का मतलब क्या, सॉरी C5 कन्वर्टेज की तरह एक्ट कर रहा है। C5 कन्वर्टेज का मतलब है कि वो C5 पे एक्ट करेगा और C5 को ब्रेक कर देगा C5a और C5b में। और जैसे ही C5 एक्टिवेट होता है, वो फर्दर प्रोटीन C6 से लेकर आगे के जितने भी प्रोटीन्स हैं C9 तक, उन सबको एक्टिवेट करता है और लास्ट में बनता है MAC, दैट इज़ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, जिसमें ये मेम्ब्रेन के अंदर परफोरेशन प्रोड्यूस करते हैं और उसको अटैक करते हैं। सो सीरम C3 undergoes spontaneous hydrolysis to form C3a and C3b. C3b binds with factor B to form a complex. Binding of C3b exposes site of factor B that allows binding of factor D. तो जब इनकी बाइंड हो जाती है, उसके बाद फैक्टर D के साथ ये बाइंड करते हैं। फैक्टर D cleaves C3b bound to factor B and generates C3 converter. फैक्टर डी के बाइंड होते ही ये प्रोड्यूस करेगा C3 कन्वर्टेज। C3 कन्वर्टेज जो है वो अनस्टेबलाइज है, तो उसको स्टेबलाइज करेगा एक प्रोटीन दैट इज प्रोपेडिन। नाउ C3b इज क्लीव्ड रैपिडली एंड एक्ट एज मेजर एम्पलीफिकेशन स्टेप। एम्पलीफिकेशन स्टेप क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पे जो C3b बनता जा रहा है, ये इस रिएक्शन को भी कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, क्योंकि जब ये C3b और फैक्टर डी के कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड कर रहे हैं, प्लस ये C3b का रोल यहाँ स्टार्टिंग में भी है, तो ये उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो ये प्रीवियस साइकिल और फर्दर साइकिल दोनों को एक्टिवेट करता जा रहा है। नाउ अब ये फर्दर जब ये बाइंड करेगा C3 प्रीवियस फॉर्म कॉम्प्लेक्स के साथ, तो C5 कन्वर्टेज बन जाएगा और ये कन्वर्ट C5 को ब्रेक करेगा C5a और C5b में, एंड देन इट टेक्स पार्ट इन मेम्ब्रेन अटैक complex. So this was about the alternative pathway of complement system. Next is what are the advantages and disadvantages of vaccines. Vaccines, as we know कि ये जो होते हैं वो preventive होते हैं. These provide us prevention to diseases. Many of the diseases like cowpox, whooping cough, polio and various fevers can be prevented through vaccination. काफ़ी सारे लाइफ थ्रेटनिंग जैसे कि हेपेटाइटिस वगैरह, उनके अगेंस्ट भी वैक्सीन जो हैं वो हमें
प्रोटेक्ट करती हैं. सो मेनी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेज फ्रॉम द ह्यूमन रेस कैन बी कम्प्लीटली इराडिकेटेड ड्यू टू वैक्सीनेशन. जैसे कि स्मॉल पॉक्स, पोलियो, ये सारी चीज़ें इराडिकेट हो चुकी है. Adoption of vaccination is an economically beneficial task compared to spending the money, otherwise for getting medical attention and buying medication. तो हम बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. तो इसका एक रीज़न ये भी है कि अगर हम वैक्सीनेट होके पहले से ही सेफ़ हो जाएं, दैट इज़ फार मोर बेटर देन गेटिंग ट्रीटेड. जब बीमार हो फिज़िकली, मेंटली और इकोनॉमिकली सारी चीज़ों से आप सफ़र करोगे. द डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें, newborn babies are more susceptible to the infection if their mothers have received vaccine intravenously against diseases. Babies can easily contract diseases such as hepatitis if their mother have been given such vaccine. देखो vaccines क्या है? Weakened germs, weakened, live, attenuated या molecular segments of the germs जो बॉडी के अंदर इंजेक्ट करे जाते हैं. अगर किसी मदर के अंदर इंजेक्ट करे जाएंगे तो इफ़ शी इज़ प्रेग्नेंट, तो वो जो जर्म्स हैं, वो जो माइक्रोब्स हैं, देयर आर चांसेस कि वो पास हो जाएंगे प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो मदर लैक्टेटिंग है, देन ऑल्सो इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. नेचुरल इम्यूनिटी लास्ट लॉन्गर कंपेयर टू द आर्टिफिशियल इम्यूनिटी. अगर हम आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, बिकॉज वैक्सीनेट होना इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स. तो अगर हम आर्टिफिशियल इम्यूनिटी ले रहे हैं तो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि हम अपनी नेचुरल इम्यूनिटी को सप्रेस कर रहे हैं. हम अपनी नेचुरल इम्यूनिटी को चांस ही नहीं दे रहे कि वो फाइट करे और एंटीबॉडीज़ वगैरह बनाए और एक्ट करे. और नेचुरल इम्यूनिटी जो होती है वो इट लास्ट लॉन्गर. सो अगर हम आर्टिफिशियल वैक्सीनेशन या आर्टिफिशियल इम्यूनिटी नहीं लेते तो हम चांस दे सकते हैं आर इम्यून सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग इनफ कि हमारी नेचुरल इम्यूनिटी ही डेवलप. So natural immunity lasts longer compared to the artificial immunity that can compromise the ability of body to defend itself for a long time. For instance, contracting chickenpox can give last-longing resistance against the diseases as the antibody will be suitably evolved to safeguard the body against the genuine infection. तो ये चीज़ आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी कि अगर किसी को एक बार चिकन पॉक्स हो जाए तो थ्रू आउट द लाइफ टाइम उसको नहीं होता, नो मैटर वो किसी भी चिकन पॉक्स के पेशेंट के कितनी क्लोज में हो. क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो उसके चिकन पॉक्स के अगेंस्ट डेवलप हुई हुई है. तो वो जो भी एंटीबॉडीज़ हैं वो उसको लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्ट करेंगे. The third thing is there is a risk of introduction of harmful and toxic chemicals in the body along with the vaccines. Few individuals can be very sensitive to these chemicals and may show reactions against the same. These chemicals include, तो कभी कभी वैक्सीन्स के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं विच आर नॉट गुड फॉर अ सर्टेन कैटेगरी ऑफ पीपल. जैसे हम बात करते हैं कोमोबिडिटी की. अगर कोरोना की वैक्सीन्स निकली थी तो उस टाइम जो कोमोबिडिटी वाले लोग थे उनको सेकंड कैटेगरी में, या जो जिनका हम मानते हैं कि इम्यून रिस्पॉन्स थोड़ा वीक होता है, जैसे कि ओल्डर एज या यंगर एज के जो किड्स होते हैं, उनको हम बाद में प्रेफर करते हैं कि वंस ये वैक्सीन सब पे काम कर जाए तो जिनका इम्यून रिस्पॉन्स थोड़ा एट रिस्क हो सकता है उनको हम रोकते हैं. क्यों? बिकॉज देर आर चांसेस कि वैक्सीन में मे भी कुछ केमिकल्स हों विच में हार्म द पर्सन. जैसे कि mercury is toxic substance that is dangerous to people. Aluminium has been associated with Alzheimer disease, dementia, and seizures. The simian virus 40, that is SV40, are traceable to the monkey tissue that is used in making the polio vaccine. तो पोलियो वैक्सीन के बनाने में जो वायरस यूज़ होता है वो मंकीज से ट्रेस करा जाता है. एंड द सेम इज एसोसिएटेड विद ट्यूमर्स दैट आर प्रिवेलेंट इन चिल्ड्रन. Formaldehyde is a chemical widely known for causing cancer. So these are the few examples of chemicals which are a potential harm while taking the vaccines. The next is, how does innate immunity provide protection from इन्फेक्शन. इनेट इम्यूनिटी के बारे में हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं कि इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है. वो पैथोजन की बेसिकली एंट्री को ही प्रिवेंट करती है. वो नॉन स्पेसिफिक होती है, एंटीजन डिपेंडेंट नहीं होती है. द इनेट इम्यूनिटी कॉम्पोनेंट्स आर प्रेजेंट बिफोर द इनिशिएशन ऑफ इन्फेक्शन. हमारी बॉडी में पहले से ही जो इम्यूनिटी है जो हमें माइक्रोब से बचाती है कि माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर ही ना हो, डिजीज़ ही ना हो, दैट इज़ इनेट इम्यूनिटी. तो मतलब हम बोल सकते हैं इम्यूनिटी फ्रॉम बर्थ, बाय बर्थ जो हमारे अंदर है. इट इज़ नॉट स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर पैथोजन बट इट जनरल इंक्रीजेज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रिकॉग्नाइज कॉमनली फाउंड मॉलिक्यूल्स ऑन द सर्फेस ऑफ पैथोजन.
इनेट इम्यूनिटी इज़ नॉट स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर पैथोजन, लेकिन ये रिकॉग्नाइज करती है जो भी हमने पढ़ा था पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। जिस लेक्चर में हमने इनेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा हुआ है वहाँ हमने पैम्स के बारे में पढ़ा हुआ है कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूलर पैटर्न्स होते हैं जो पैथोजन्स के होते हैं जिनको ये रिकॉग्नाइज करके इनिशियली रिएक्ट करना शुरू कर देती है। तो अगर हम बैरियर्स की बात करें, इनेट इम्यूनिटी में होते हैं एनाटॉमिकल, इन्फ्लेमेटरी, फिजियोलॉजिकल एंड फैगोसाइटिक बैरियर। तो लेट अस टेक अ लुक। एनाटॉमिकल बैरियर, एनाटॉमिकल बैरियर में आ जाता है हमारी स्किन में जो डर्मिस या एपिडर्मिस है वो एंट्री ऑफ पैथोजन को हमारी बॉडी से प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद लो पीएच, हमारी स्किन में ही जो सेबेशियस स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, उनकी सिक्रेशन का लो पीएच होता है, एसिडिक पीएच होता है, जो अगेन गिव्स अ इनहिबिशन इफेक्ट टू द पैथोजन। हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में थ्रू आउट हमारी जो मेम्ब्रेन है वो म्यूकस मेम्ब्रेन है। नोस्ट्रल से, नेजल पैसेज से स्टार्ट होते तक लंग्स तक हमारा जितना भी रेस्पिरेटरी पैसेज है वो पूरा म्यूकस लाइनिंग से भरा हुआ है। तो यहाँ पे पैथोजन जो है वो ट्रैप हो जाते हैं। ट्रैप होने की वजह से दे प्रिवेंट देयर एंट्री इनटू द डीपर पार्ट्स। Also they have to complete the normal microflora ऑफ द बॉडी फॉर अटैचमेंट साइट्स। अब हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा भी होता है। इसका मतलब है पहले से भी देर आर सर्टेन गुड बैक्टीरियाज विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, और अगर किसी फॉरेन एंटीजन को, फॉरेन बैक्टीरिया को एंटर करना है तो इन्हें उनके साथ फाइट करके उनको हटा के वहाँ पे आना पड़ेगा। द नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में हमने कैटेगरी पढ़ी थी टेम्परेचर, पीएच एंड एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस। फीवर जो होता है, जो हाई टेम्परेचर होता है बॉडी का, वो हमें डिजीज़ से बचाता है। या फिर जैसे एक एग्जांपल है, चिक्स की बॉडी का जो हाई टेम्परेचर होता है वो उन्हें बैक्टीरिया एंथ्रासिस से बचाता है। लो पीएच जैसे हमारी गैस्ट्रिक सिक्रेशन में है, या हमने बोला हमारी स्वेट ग्लैंड्स वगैरह में, वो भी इनहिबिट करेगा माइक्रोब्स को। हमारी बॉडी में जैसे टीयर्स में, सलाइवा में कुछ एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस पहले से प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लाइसोजाइम, जो अगेन इन माइक्रोब्स को पहले ही इनिशियल स्टेजेस में ही किल कर देते हैं। फैगोसाइटिक बैरियर, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सर्कुलेटिंग मैक्रोफेजेस हैं। तो अगर हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया या कोई पैथोजन, कोई फॉरेन एंटीजन एंटर करेगा तो फैगोसाइट्स जो है वो बहुत जल्दी उसको इनगल्फ कर देंगे, ब्रेक करेंगे और किल करेंगे। फैगोसाइटिक सेल्स के एग्जाम्पल हो गए मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स। और इन्फ्लेमेशन की डेफिनेशन हमने बिगनिंग में ही देखी थी कि इन्फ्लेमेशन में क्या हो रहा है, वैसोडाइलेशन हो रहा है, इंक्रीज इन परमेबिलिटी हो रहा है, इन्फ्लक्स। इन्फ्लेमेशन भी हमारी बॉडी का, हमने वहाँ पे भी पढ़ा था कि इट इज़ एन इम्यून रिस्पॉन्स, इट इज़ अ टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। इन्फ्लेमेशन होना इज़ अ गुड साइन। हमारे को जो फीवर, पेन, ब्लीडिंग, ये सारे साइंस है व्हेन आवर बॉडी इज़ फाइटिंग अगेंस्ट एनीथिंग। The next thing is draw the structure of MHC class 2 molecules and discuss any three functions. So it is a long question and it is one of the very important question. So from this we'll study in the next part. I will put the link of the next part in the description below. So thank you for watching till here.